वेपर डेंसिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज दैट आपके पास में कोई एक गैस है, मान लीजिए मैं किसी गैस की बात कर रहा हूँ, वो सपोज दैट ऑक्सीजन है। तो एक गैस आपने यहाँ पर ली, मान लीजिए वो ऑक्सीजन है, और आपने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन गैस को। तो आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस को और जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है या कोई भी अननोन गैस है, आप इन दोनों को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखेंगे। तो आपने यहाँ पर टेम्परेचर और जो प्रेशर था जो यहाँ पर रखा, वही टेम्परेचर और प्रेशर आपने यहाँ पर भी रखा। ऐसा करने के बाद में आप ये देखेंगे कि ये गिवन गैस इस हाइड्रोजन गैस से कितने टाइम्स हैवियर है, आप ये चेक करेंगे। तो ये जो गैस है, अननोन गैस या ऑक्सीजन गैस जो यहाँ पर लिखी है मैंने, ये हाइड्रोजन से जितने टाइम्स हैवियर होती है उसे कहा जाता है इस गैस की वेपर डेंसिटी। तो सपोज दैट आपके पास में जो भी कुछ है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन ली है, तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 16 टाइम्स हैवियर होती है। और अगर ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 16 टाइम्स हैवियर होती है, तो इसका मतलब ये निकला कि इसका मोलिकुलर मास हमारे पास में है 2। तो इसका मोलिकुलर मास अगर 2 है तो इसका मोलिकुलर मास होना चाहिए 32। यानी कि एक तरीके से, और अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो मैं वेपर डेंसिटी को लिख देता हूं। मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन गैस 16 टाइम्स हैवियर होती है, तो इसका मतलब इसकी वेपर डेंसिटी कितनी आएगी, दैट विल बी 16। इसलिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी दे रखी हो और आपको जरूरत पड़ रही है वहां पर मोलिकुलर मास की या मोलर मास की, तो आपको जरूरत पड़ रही है मोलर मास की, लेकिन वेपर डेंसिटी अगर दे रखी है तो आपको करना ये होता है कि आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी यहां पर कर दीजिए। अगर किसी भी गैस की आपको वेपर डेंसिटी दे दी गई तो आप मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको यह समझाया है कि वेपर डेंसिटी का क्या मीनिंग है, और इसके साथ साथ वेपर डेंसिटी अगर दे रखी है तो उसकी हेल्प से आप मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई गैस है, कोई अननोन गैस है, और उसकी वेपर डेंसिटी आपको यहाँ पर दे दी गई, सपोज दैट वेपर डेंसिटी दे दी गई और उन्होंने कहा कि वो 35.5 है, और आपसे कहा गया कि इस केस में इसका मोलर मास बताइए कितना होगा। तो मोलर मास हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 35.5 एंड इट इज 71। ये गैस चूंकि मोलिकुलर मास 71 आ रहा है, तो इस केस में ये गैस Cl2 गैस हो सकती है। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप आएगी। अब एक सेकंड पॉइंट देखिए, होता क्या है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास में एटॉमिक मास है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ इस वाले पॉइंट को, एटॉमिक मास क्या होता है। और जो हमारे पास में एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास में भी कभी कभी आपको इस टाइप के केसेस नज़र आएंगे कि जो एक एलिमेंट है उसमें कई सारे आइसोटॉप्स मिले हुए हैं। जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास में क्लोरीन है, और क्लोरीन का एक आइसोटॉप है 35 और क्लोरीन का एक आइसोटॉप है हमारे पास में यहाँ पर 37। हालांकि और भी आइसोटॉप होते हैं, लेकिन मेनली क्लोरीन के ये 2 आइसोटॉप होते हैं। तो देखिए, ये जो 2 आइसोटॉप हैं ये नेचर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपको ये चेक करना हो कि भाई एवरेज एटॉमिक मास हम क्लोरीन का कितना लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इसका क्या लिया जाना चाहिए, तो इसके लिए जो मेथड है मैं आपको बताता हूं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि नेचर के अंदर ये दोनों किस रेशो में प्रेजेंट हैं। तो मान लीजिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये 3:1 की रेशो में प्रेजेंट है। मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दे दिया गया है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ये नेचर के अंदर 3:1 की रेशो में प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर क्लोरीन है और क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है हमारे पास में 37। नेचर के अंदर क्लोरीन 35 3 और क्लोरीन 37 यहाँ पर 1, यानी कि 3:1 की रेशो में प्रेजेंट है। और इस केस में आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एवरेज एटॉमिक मास हम क्या लेंगे। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास के लिए आपको क्या करना होता है वो मैं समझा रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए इन दोनों की रेशियो दे रखी है तो आपको ये करना होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 35 और प्लस कर देंगे, यहाँ पर 1 रेशियो है तो 1:2, यहाँ पर कर देंगे आप 37 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर कर देंगे 3 + 1। तो ये मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप एवरेज एटॉमिक मास किसी भी स्पीसीज का या किसी भी
एटम का, किसी भी एलिमेंट का आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तब की बात है जब उन्होंने रेशो दे रखी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर रेशो दे रखी हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे आपको दे सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास में 35 क्लोरीन 35 है और इसके साथ साथ यहाँ पर क्लोरीन 37 है। मान लिया उन्होंने कहा कि ये हमारे पास में 75% है परसेंटेज में, यानी कि ये 75% है, और मान लीजिए ये दे दिया उन्होंने कि इट इज़ 25%। और फिर आपसे ये पूछा गया कि बताइए इस केस में एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या आएगा। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आपको करना ये होगा, परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर, तो इट विल बी 75 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 35 प्लस कर देंगे आप, इसकी जो परसेंटेज है वो हो जाएगी यहाँ पर 25 और जो इसका एटॉमिक मास आ रहा है दैट इज 37 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आप 75 प्लस 25 यानी कि टोटल 100 कर देंगे। यानी कि जो मेथड है हमारे पास में वो मेथड क्या है, मेथड ये है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इंटू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। तो अगर परसेंटेज दे रखी है तो डिवाइडेड बाई 100 होगा, और अगर मान लीजिए परसेंटेज नहीं दे रखी है, सिंपल रेशो दे रखी है, तो फिर आप यहाँ पर जो भी रेशो दे रखी है उसको ऐड करके लिख देंगे। तो देखो ये हो गया हमारे पास में एवरेज एटॉमिक मास, कि एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को खूब सारे देखने को मिलेंगे जिनको आपको सोल्व करना होता है। बिल्कुल सेम उसी तरह से एक होता है हमारे पास में यहाँ पर मोलर मास। जो ये कॉन्सेप्ट है, जो इस टाइप का यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप मोलिकुलर मास पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे एटॉमिक वेट पे आपने अप्लाई किया है, सेम वैसे ही आप मोलिकुलर वेट पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट, इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखिए बेटा कैसे लगाओगे आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर। देखो इसको लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे सपोज दैट उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में एयर है। आप जरा ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमारे पास में एयर है और वो कह रहे हैं कि एयर दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो हमारे पास में नाइट्रोजन है और एक हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन है 80%, एयर के अंदर मान लिया हमने कि नाइट्रोजन 80% है और जो ऑक्सीजन हमारे पास में है दैट इज 20%, मान लीजिए ये दिया हुआ है। और अब आपसे ये कहा गया कि एयर का आप मोलिकुलर मास बताइए कि एयर का मोलिकुलर मास कितना आएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप लिए थे। अगर एक एलिमेंट के आप डिफरेंट आइसोटोप ना लेकर के यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट भी ले लेते तो भी आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते थे। और इस बात को ही समझाने के लिए अब मैंने यहाँ पर कहा है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं या सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स के डिफरेंट मोलिकुलर मास वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी परसेंटेज आपको दे रखी है, तो इस कंडीशन में आप एवरेज मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बेटा इस केस में अगर हम यहाँ पर एवरेज मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मेथड ये होगा कि जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज दे रखी है यहाँ पर 80, तो यहाँ पर 80 लिख दिया मैंने, और जो नाइट्रोजन का मोल का मास होता है वो होता है 28, यहाँ पर फिर प्लस कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखेंगे दैट इज 20, और ऑक्सीजन का जो मोल का मास है वो होता है हमारे पास में 32, यहाँ पर 32 लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाई उसके बाद में 80 प्लस 20 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100। यानी कि इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि एवरेज मोलिकुलर मास एयर का कितना आ रहा है। आराम से इस टाइप के मेथड से आप एवरेज मोलिकुलर मास यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं।